बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द राजपूत्स। राजपूतों के पतन के कारण। भारत पर प्राचीन समय से ही विदेशी आक्रमण होते रहे थे, किंतु भारत के शक्तिशाली राजाओं की शक्ति के सामने आक्रमणकारी अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सफल न हो सके। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में भारत की विपुल धन संपत्ति, इस्लाम का प्रचार एवं साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित होकर तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए। शुरू में तो तुर्क आक्रांता अपने उद्देश्यों में सफल न हो सके, किंतु 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की तराइन के मैदान में विजय हुई तथा 1194 ईस्वी में चंदावर में जयचंद की पराजय का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्व है, क्योंकि इन घटनाओं के बाद ही तुर्क अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सके थे। राजपूतों के अत्यंत पराक्रमी एवं शक्तिशाली होते हुए भी उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजपूतों के पतन का कोई एक विशिष्ट कारण नहीं था, किंतु विभिन्न कारणों ने सम्मिलित रूप से राजपूतों के पतन में सहयोग दिया। इस प्रकार उन विभिन्न कारणों जिनसे शक्तिशाली राजपूतों की पराजय अथवा पतन हुआ वो निम्नलिखित हैं, और इनमें सबसे पहला है राजपूत राजाओं के पास स्थायी सेना का अभाव। देखिए, जो राजपूत शासक थे, जो राजा थे, वो अपने पास एक स्थायी सेना नहीं रखते थे। राजपूत शासकों ने सैन्य संगठन की कुशल तथा मजबूत बनाने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उनके पास नियमित सेना का अभाव था। राजपूत राजा मुख्यतः सामंतों की सेना पर ही निर्भर रहते थे। सामंतों की सेना में उचित सैन्य शिक्षा व अनुभव का अभाव होता था। इस प्रकार सैनिकों में अनुशासन एवं सैन्य शिक्षा के अभाव के कारण वे सुनियोजित योजना के अनुसार नहीं लड़ पाते थे। अपनी सुरक्षा का भी कोई विशेष ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए ये राजपूत राजाओं की जो पराजय का पहला कारण माना जाता है। और दूसरा कारण इसका है राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली। राजपूतों की युद्ध प्रणाली में समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं किए गए थे। वो अपनी परंपरागत शैली से ही युद्ध करते थे। तुर्क सेना उस क्षेत्र से आते थे जहाँ अनेक देशों और जातियों के कुशल सेनानायक नवीन रण पद्धतियों का सर्जन करते थे। अतः उनकी युद्ध कला का ढंग कैसा होता था? उत्कृष्ट कोटि का और आधुनिक होता था। राजपूत सेना में हाथियों का काफ़ी महत्व होता था, जिन्हें वे शत्रु की सबसे आगे वाली सेना में रखते थे। किंतु अधिकांश ये देखा जाता था कि जब हाथी क्या होते थे, बिगड़ जाते थे, तो वो अपनी ही सेना को रौंदने लगते थे। तुर्क हाथियों का प्रयोग शत्रुओं के किलों को तोड़ने के लिए करते थे। तो इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है क्यों राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली का। तीसरा कारण आता है तुर्क एवं राजपूत सैनिकों के दृष्टिकोण में भिन्नता। तुर्क और राजपूत जो सैनिक थे, उनके दृष्टिकोणों में भी क्या था? बहुत अंतर था। राजपूतों की सेना सामंतों की सेना पर निर्भर थी, जिनके सैनिकों में स्वामी भक्ति का अभाव था।
ऐसी सेना कार्यकुशल तथा विश्वसनीय नहीं होती थी। इसके बाद नंबर 4 आता है तुर्कों की शक्तिशाली अश्व सेना। देखिए, तुर्कों के पास एक बहुत बड़ी शक्तिशाली अश्व सेना थी और तुर्कों की अश्व सेना राजपूतों की अश्व सेना तथा हाथियों की सेना से श्रेष्ठ होती थी। तुर्कों की अश्व सेना में अत्यंत उच्च कोटि के घोड़े, जबकि राजपूतों के पास अच्छी नस्ल के घोड़ों की भी प्राय कमी देखी जाती थी। राजपूत सेना में पैदल सैनिकों की संख्या अधिक थी, जो गतिशीलता व पैंतरेबाजी में तुर्कों के अश्वारोहियों का सामना नहीं कर पाते थे। इसके बाद नेक्स्ट है राजपूतों द्वारा धर्म युद्ध करना। देखिए, राजपूत जो शासक थे, जो राजपूत राजा थे, वो धर्म का पालन करते थे और धर्म युद्ध के द्वारा ही विजय प्राप्त करना चाहते थे। राजपूत शत्रु को यथासंभव क्षति न पहुंचाकर केवल रण क्षेत्र में ही उसे भगा देना अपना पूर्ण कार्य समझ लेते थे, जबकि उन्हें शत्रु का पीछा करके उसे नष्ट कर देना चाहिए था या इसका प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। इसके बाद जो नंबर आता है वो है गुप्तचर व्यवस्था की कमी। देखिए, राजपूतों की सेना की पराजय का एक प्रमुख कारण गुप्तचर व्यवस्था की कमी भी माना जाता है। तुर्क आक्रांताओं का गुप्तचर विभाग अत्यंत सक्रिय और कुशल था। तुर्क आक्रमणकारी शत्रु की शक्ति का पूरा पता लगा लेते थे और उसकी दुर्बलता को भी, उसकी कमी को भी ढूंढ लेते थे, लेकिन राजपूतों ने शत्रु के सैनिक संगठन की कमजोरियों को जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। इसके बाद अगला जो नंबर है नेक्स्ट है राजपूतों की रक्षात्मक नीति। देखिए, राजपूत शासक प्रमुखतया रक्षात्मक नीति का पालन करते थे, जबकि तुर्क आक्रामक नीति का परिचय देते थे। इस प्रकार यदि तुर्क पराजित भी हो जाते थे तो उन्हें विशेष हानि नहीं होती थी, क्योंकि राजपूत उनका पीछा ही नहीं करते थे। इसके बाद राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। देखिए, 12वीं शताब्दी के आगमन तक भारत में राष्ट्रीयता की भावना बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उस समय भारत को राजनीतिक विशृंखलन जर्जर बना रहा था तथा जनसाधारण में राष्ट्रीयता की भावना का भी लोप होता जा रहा था। निजी स्वार्थ और पारस्परिक झगड़ों के सामने देश हित की जनता व शासकों को कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट है दोषपूर्ण उत्तराधिकार का नियम। देखिए, राजपूत काल में दोषपूर्ण उत्तराधिकार का नियम था। उसमें वंश परंपरागत राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजपूत राजकीय सेवाओं में प्राय क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों को ही नियुक्त करते थे। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है धार्मिक अंधविश्वास। देखिए, राजपूत युगीन समाज में अंधविश्वास एवं पाखंड का जो था अधिक जोर था। अधिकांश जनता अपने शासकों के समान भाग्यवादी हो गई थी। और इसके बाद लास्ट में जो इसका कारण है वो मानते हैं व्यक्तिगत कारण को। प्रत्येक युद्ध में विजय अथवा पराजय बहुत कुछ सेना के नेतृत्व अथवा सेनापति की योग्यता पर ही निर्भर होता था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक उच्च कोटि के सेनानायक थे। उन्हें अनेक युद्धों का अनुभव भी प्राप्त था। यद्यपि
राजपूत राजाओं में जयपाल, भोजराज परमार, पृथ्वीराज चौहान आदि कुशल सेनानायक थे, तथापि वे तुर्क विजेताओं के समान दूरदर्शी नहीं थे। इसके अतिरिक्त राजपूत राजाओं ने अनेक मूर्खतापूर्ण गलतियां की। सिंध का राजा दाहिर, पंजाब का शासक जयपाल आदि के द्वारा की गई गलतियां विशेष उल्लेखनीय हैं। जयपाल ने अपनी पराजय से हुए अपमान के कारण आत्मदाह तो कर लिया, किंतु उन्हें यह न हो सका कि शत्रु से लड़ने के लिए पुनः और अधिक तैयारी करता और सफलता प्राप्त करते। उपरोक्त कारणों के परिणाम स्वरूप अत्यंत वीर एवं पराक्रमी होते हुए भी राजपूत शासक अपनी मातृभूमि की सुरक्षा नहीं कर सके तथा शीघ्र ही भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गया। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक आपका हो गया है कि राजपूत राजाओं की पराजय कैसे हुई और तुर्क जो आक्रमणकारी थे वो कैसे जीत गए। धन्यवाद।